अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। सही है, तो बड़े दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ काम वाम थे, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए। अब इंशाल्लाह आज से रेगुलर हो जाएंगे। सही है, तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो हमारे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, क्लास 10 की केमिस्ट्री का, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। सही है, अच्छा भाई, इसमें तीन चीजें डिस्कस करनी है, एक है एसिड, एक है बेस, एक है सॉल्ट। बेस को अल्कली भी कहते हैं। सही है, बेस को दूसरा नाम अल्कली भी है। एसिड तो आप लोग जानते ही होंगे, एसिड जो हमारे पास तेजाब वगैरह होता है वही हमारे पास एसिड कहलाता है। सही है, दूसरा हमारे पास बेस है। बेस भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं खाया भी है, कहीं ना कहीं खाया भी है। जैसे एसिड खाया वैसे बेस भी खाया, जैसे सॉल्ट भी खाया है, सॉल्ट यानी नमक। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे पास जो नींबू है, नींबू में हमारे पास एसिड होता है। हमारे पास जो दूध है, दूध उसमें भी हमारे पास एसिड होता है। हमारे पास सिरका, उसमें भी एसिड होता है। सही है, इसी तरीके से जो हमारा बेस है, बेस हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे मान लो करेला, करेले जब आप खाते हो करेले में आपका बेस होता है। सही है, इसी तरीके से साबुन, साबुन जो आप इस्तेमाल करते हो उसमें भी बेस डाला हुआ होता है। सही है, तो ये सारी चीजें हम अपनी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड और बेस की। पहले हम एसिड और बेस को डिस्कस करेंगे, फिर बाद में सॉल्ट को। तो एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे भाई, जिसकी मदद से हम पहचान पाएंगे कि भाई कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। पहली बात, अच्छा इस पे क्वेश्चन भी है हमारे बुक में कि भाई डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सही है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी एसिड की ये है कि भाई जो इनका टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है भाई, खट्टा। जैसे नींबू का टेस्ट खट्टा होता है, जैसे सिरके का टेस्ट खट्टा होता है, उसी तरीके का एसिड का टेस्ट भी खट्टा होता है। मतलब जहां पे भी आपको खट्टा टेस्ट देखने को मिले आप समझ जाओ उसमें क्या है, एसिड मौजूद है। क्या मौजूद है, एसिड मौजूद है। इसी तरीके से बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर। बिटर माने कड़वा, कड़वा माने जैसे करेला के मैंने आपको एग्जांपल दी ना, करेला जब आप खाते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है, इमली जैसा होता है, नहीं, बल्कि उसका टेस्ट कड़वा होता है। कड़वा और खट्टे में फर्क है। सही है, खट्टा जो इमली जब हम खाते हैं तो इमली का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है, लेकिन जो हमारे पास जो करेला है उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है। सही है, अच्छा तो ये तो इनके टेस्ट की बात आ गई। दूसरी जो बात है वो क्या है भाई, इसके दे आर कोरोसिव टू टच। कोरोसिव टू टच का मतलब ये होता है कि जब आप, कोरोसिव मतलब जला देना। जैसे मान लो जब तेजाब जब हाथ पे गिरता है तो हाथ को क्या करता है, जला देता है ना। तेजाब यानी एसिड, एसिड में भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। तो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड जिससे हम अपने अमूमन वॉशरूम वगैरह साफ कर रहे होते हैं, वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, वो जब हाथ पे गिरता है तो वो हाथ को जला देता है, स्किन को जला देता है। सही है, तो जलाने वाले इफेक्ट को हम कहते हैं कोरोसिव। सही है, तो इनका टच कैसा होता है, कोरोसिव यानी जला देने वाला। और इनका जो टच होता है वो होता है स्लिपरी। जैसे साबुन का टच है, साबुन को जब आप टच करते हो तो साबुन कैसा होता है, स्लिपरी स्लिपरी सा होता है ना। तो बेस पर का जो टच होता है वो होता है स्लिपरी, और एसिड का जो टच होता है वो कोरोसिव। सही है, बाकी ये दोनों भी पानी में सोल्यूबल होते हैं। एसिड भी पानी में सोल्यूबल होता है, बेस भी पानी में सोल्यूबल होता है। एसिड भी एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करते हैं, बेस भी एक इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि भाई वो चीज जो कि अपने मोल्टेन हालत में, मोल्टेन हालत कौन सी हालत होती है, जो पिघली हुई हालत यानी लिक्विड स्टेट में, तीन स्टेट है ना, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो सब्सटेंस जो कि अपने लिक्विड स्टेट में, एक तो बात ये हो गई कि वो सब्सटेंस जो अपने लिक्विड स्टेट में, या फिर वो सब्सटेंस अगर उसको पानी में मिला दिया जाए, और अगर पानी में मिला दिया जाए तो पानी में मिला देने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है एक्वस सॉल्यूशन। सही है, और पिघलाने के बाद जो सब्सटेंस आता है उसको हम कहते हैं मोल्टेन फॉर्म में। सही है, लिक्विड हालत में। सही है, तो या तो मोल्टेन हालत में या तो एक्वस सॉल्यूशन में
अगर वो चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, पास करे, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आम अल्फाज में क्या कहेंगे कि भाई या तो अब उसके लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं, अगर वो लिक्विड स्टेट में है और उससे बिजली पास हो रही है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरे क्या है कि भाई उसको पानी में मिला दो और उससे अगर बिजली पास हो रही है तो भी वो इलेक्ट्रोलाइट है। से तो ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। पांचवी जो चीज है वो है हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी कि भाई ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये वाले जो है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, सही है। उसको दो किस्म के लिटमस पेपर आते हैं कि एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। जब ब्लू को आप एसिड में डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर को आप किस में डालोगे, एसिड में डालोगे, तो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। और जब रेड लिटमस पेपर को आप ब्लू में बेस में डालोगे तो उसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, सही है। ये थी हमारे पास एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो हम देखना है वो हमने कुछ थ्योरीज देखनी है। क्या देखना है भाई, कुछ थ्योरीज देखनी है। वो थ्योरीज किसके हवाले से, इन्हीं एसिड और बेस के हवाले से कुछ थ्योरीज है हमारे पास। ये थ्योरीज क्या बताती है कि भाई हम किसी भी कंपाउंड को देख के बता पाए कि भाई ये एसिड है या बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो इसमें हम तीन थ्योरीज पढ़ेंगे, आर्हेनियस की थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी और लेविस थ्योरी, सही है। तीनों ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट पेश किए एसिड और बेस के हवाले से, सही है। पहली जो थ्योरी है वो है आर्हेनियस थ्योरी। अच्छा, इन तीनों थ्योरीज में हम क्या क्या देखेंगे, पहले तो इनकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरी चीज इनकी स्टेटमेंट देखेंगे, तीसरी चीज इनकी एग्जांपल देखेंगे, चौथी चीज इनकी लिमिटेशंस देखेंगे। लिमिटेशन मतलब ये है कि भाई जब उन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया तो उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ चंद एलिमेंट्स पे लग रहा था, चंद कंपाउंड्स पे, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, चंद कंपाउंड्स पे लग रहा था। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिन पे वो अल्लाह आपका भला करे इनके कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से तो इसी चीज को कहते हैं लिमिटेशंस, सही है। तो इन लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, तो प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। इस आर्हेनियस थ्योरी पे भी आपकी बुक में क्वेश्चन है कि भाई इलेबोरेट द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद सूटेबल एग्जांपल, सही है। इसके अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन की यही होता है कि भाई किस ईयर में इसने ये अपनी थ्योरी पेश की, सही है। तो इन 1887 स्वांते आर्हेनियस गिव्स अ थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, सही है। 1887 में इसने एसिड और बेसिस के बारे में थ्योरी पेश की। अब उस थ्योरी में उसने कहा क्या, मेन बात क्या है कि उस थ्योरी में उसने कहा क्या, कहा उसने ये कि भाई एसिड, हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस हो सकता है जो कि डोनेट करे H+ आयन को, और बेस हमारे पास वो आयन हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है कि जो कि डोनेट करे OH आयन को। दोबारा सुन ले कि भाई एसिड कौन सा सब्सटेंस है जो कि H+ आयन को रिलीज करे, H+ आयन दे हमें, और बेस कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि OH- आयन दे हमें, सही है। लेकिन शर्त यह है कि भाई उनको जब पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तब ऐसा होता है। When dissolved in water, an acid is a substance that donate H+ ion when dissolved in water, and a base is a substance that donate OH- ions when dissolved in water. जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, पानी में डिसॉल्व करने का मतलब क्या है कि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, जब भी किसी चीज में किसी चीज को आप पानी में डिसॉल्व करो तो वो सॉल्यूशन कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। अब जब एसिड को हम पानी में डालते हैं तो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, और बेस को पानी में डाला तो बेस का एक्वस सॉल्यूशन। तो जब एसिड को आप पानी में डालते हो यानी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो एसिड जो है हमेशा क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। क्या करता है भाई, H+ आयन रिलीज करता है। और बेस की क्या प्रॉपर्टी है कि भाई जब आप उसको अल्लाह आपका भला करे पानी में डालते हो यानी उसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो क्या रिलीज करता है, OH- आयन रिलीज करता है। अब जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक एसिड है, होता क्या है, यहां पे हम दो हेडिंग डाल के कर लेंगे, आर्हीनियस का एसिड और आर्हीनियस का बेस। यहां लिख देता हूं, आर्हीनियस बेस। सही, आर्हीनियस एसिड, आर्हीनियस बेस। जैसे हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम नीचे AQ लिखते हैं, तो ये हमारे पास रिलीज करता है H+ आयन प्लस Cl माइनस आयन। सही है, ये भी पानी में होता है इसलिए यहाँ पे AQ, और ये भी पानी में होता है इसलिए यहाँ पे AQ। ये हमारे पास एक एसिड है। इसी तरीके से हमारे पास एक और एसिड होता है HNO3, नीचे लिख देते हैं AQ। ये भी जब पानी में जाता है तो H+ आयन अलग हो जाता है और NO3 आयन अलग हो जाता है, NO3 माइनस। सही है। एक और एक एसिड अगर मैं आपको दिखाऊं तो H2SO4, ये इसको भी जब पानी में डाला जाता है तो ये भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और SO4 आयन अलग हो जाता है, उस पे -2 चार्ज आता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2H+। सही है। इसी तरीके से एक और होता है हमारे पास H3PO4, इसका भी जब बनाया जाता है तो ये हमारे पास आता है 3H+ और PO4 3-। सही है। हमारे पास यहां पे इसी तरीके से बेस की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं, इतनी सारी एग्जांपल लिखने की वैसे जरूरत नहीं, एक दो भी काफी है। जैसे बेस में हमारे पास बेस होता है NaOH, इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये हमें देता है भाई Na+ प्लस OH-। सही है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, OH- है रिलीज किया। इसी तरीके से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये हमें K+ प्लस OH- देता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम पे 2+ प्लस 2OH-। सही है। यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी एक लफ्ज बताया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड भी हमारे पास होते हैं, वीक एसिड भी हमारे पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे पास होते हैं, वीक बेस भी हमारे पास होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वीक एसिड को हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इनकी स्ट्रॉन्ग होता है और जो वीक होता है वो कैसे पता लगता है कि भाई कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे जी जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखी ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, CH3COOH, ये हमारे पास कहलाता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, ये हमारे पास वीक एसिड कहलाता है। अब होता यह है कि भाई अगर हमारे पास जो एसिड है वो 100% डिसोसिएट हो गया, 100% डिसोसिएट मतलब सारा का सारा H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाए। जैसे मान लो हमारे पास 100 HCl के मॉलिक्यूल है, कितने 100 HCl के मॉलिक्यूल है, और 100 के 100 अगर H+ और Cl- में टूट जाए तो ये इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है। कौन है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बात समझ आ रही है। जैसे मान लो मेरे पास 200 मॉलिक्यूल हैं H2SO4 के, 200 मॉलिक्यूल है, और 200 के 200 मॉलिक्यूल को जब पानी में डाला गया तो उस 200 के 200 मॉलिक्यूल H+ और SO4 2- में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी
कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन अगर हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर 100% नहीं हो रही है, 100% से कम हो रही है, तो वो हमारे पास है वीक एसिड। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से बेस में भी यही होता है कि भाई बेस अगर पूरा का पूरा, जैसे NaOH है, पूरा का पूरा Na+ और OH- में कन्वर्ट हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो वीक बेस है। सही है? ये चीज, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में ये बात है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो कुछ यूं है कि भाई इसी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें एक और चीज भी पता चलती है जिसके नाम है एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। दो टॉपिक है, एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहां से मैंने बेस का मिटा दिया, साथ साथ इसको नोट भी करते जाइए। जैसे कि NaOH जब पानी में डाला गया तो Na+ प्लस OH-। इसी तरीके से KOH एक्वस सोल्यूशन K+ प्लस OH-। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे 2+ प्लस 2OH-। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है? भाई बेस की हम बताते हैं एसिडिटी और एसिड की हम बताते हैं बेसिसिटी। उल्टा काम यहाँ पे। देखो भाई, काम यहाँ पे ये हो रहा होता है कि जब बेस की आप एसिडिटी बताते हो तो आप असल में ये बात बताना चाहते हो कि जो बेस है हमारे पास, जो कि डिसोसिएट हो गया है Na+ और OH- में, जैसे K+ और OH- में, जैसे Ca2+ और 2OH- में, आप ये बताना चाहते हो कि भाई बेस की जब आप एसिडिटी बताते हो तो क्या बताना चाहते हो कि भाई इस बेस ने कितने OH आयंस रिलीज किए। यानी जब आप NaOH की बेस एसिडिटी बताओगे, क्या बताओगे? NaOH हमारे पास एक बेस है, और जब आप इसकी एसिडिटी बताओगे तो आप क्या बताओगे? इसने कितने OH आयन रिलीज किए? 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। इसी तरीके से जब आप KOH की एसिडिटी बताओगे, जो कि हमारे पास एक बेस है, तो आप क्या बताओगे? कितने OH आयन रिलीज किए? 1, तो ये इसकी एसिडिटी 1। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी बताओगे तो ये आपके पास कितनी आएगी? कितने OH आयन रिलीज किए? 2, तो इसकी एसिडिटी 2। अगर किसी बेस में उसने 3 OH आयन रिलीज किए तो उसकी एसिडिटी 3। अगर 4 OH आयन रिलीज किए तो एसिडिटी 4। ये हमारे पास बेस की एसिडिटी कहलाती है। इसी के बरक्स, इसी के उल्टा अगर मैं देखूं, एक मेरे पास एसिड है HCl, इसने कितने H+ आयन रिलीज किए? 1 H+ आयन रिलीज किया, तो ये 1 जो है ये इसकी बेसिसिटी है। क्या है भाई? ये 1 जो है ये इस एसिड की क्या बेसिसिटी। अगर मैं HNO3 की बेसिसिटी बताऊं, जो HNO3 के एसिड है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, इसने कितने H+ आयन रिलीज किए? 1 H+ आयन रिलीज किया, तो इसकी एसिडिटी बेसिसिटी 1। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर मैं इसकी एसिडिटी बताऊं तो कितनी आएगी? हाँ भाई 2, क्योंकि इसने 2 H+ आयन रिलीज किए। इसी तरीके से H3PO4 की अगर हम एसिडिटी बताएं तो ये कितनी बेसिसिटी, सॉरी, ये एक एसिड है, इसकी बेसिसिटी आएगी, और अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी आएगी। इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? 3, क्योंकि इसने 3 H+ आयन रिलीज किए। सही है? ये हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट और हैं जो कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से निकल आते हैं। आर्हेनियस की थ्योरी को पढ़ के ये कॉन्सेप्ट भी समझ आते हैं कि भाई एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है और बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है। सही है? अच्छा भाई, हमारे पास अब एक और इसका टॉपिक है,
जो कि लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, इन सबको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा भाई, लिमिटेशन में देखेंगे कि भाई आर्हेनियस की थ्योरी कहां पे आके रुक गई, कहां पे आके काम नहीं कर रही थी। तो जरा देखते हैं कि भाई कहां पे आके काम नहीं कर रही थी। एक तो आर्हेनियस की थ्योरी ने ये बोला कि भाई एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं और वो H+ आयन पानी में घूम रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। H+ आयन जब पानी में आता है तो वो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो जब H+ आयन पानी में आता है तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ यानी H+ जो है H2O के साथ मिलके H3O+ बना लेता है। इस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है भाई, हाइड्रोनियम आयन। तो हम इसको लिखेंगे कि भाई H+ आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, H+ आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर पानी में ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पानी में फ्रीली नहीं घूम रहा होता, बट इट रिएक्ट with H+ ion do not exist freely in water। यहां पे लिख दो freely in water, but it react with H2O to form H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। सही है। दूसरी जो बात है वो ये है कि भाई इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कि भाई आर्हेनियस की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है कब, जब आपके पास सॉल्यूशन हो, कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी मतलब ये है इसका कि भाई आपको इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस, ये लिख लें, सॉल्यूशन। मतलब ये है इसका कि भाई आपको जब इस थ्योरी को पढ़ना है तो आप जब सॉल्वेंट लोगे, सॉल्वेंट क्या होता है कि भाई जिसमें किसी चीज को मिलाया जा रहा है, तो आपको सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ पानी लेना है, आपको कुछ और नहीं लेना। सॉल्वेंट में हमारे पास जैसे पेट्रोल भी एक सॉल्वेंट है, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। अगर आपने एसिड और बेस को किसी और सॉल्वेंट में डाल दिया, किसी और चीज में डाल दिया, तो आपको ये प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलेगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कब देखने को मिलेगी, जब आप एसिड या बेस को पानी में डालेंगे, यानी जब आप एसिड या बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तब आपको ये थ्योरी देखने को मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी देखने को। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इन सब की थ्योरी जो है कुछ कंपाउंड पे एप्लीकेबल थी, कुछ कंपाउंड पे एप्लीकेबल नहीं थी। जैसे कि हमारे पास एक बेस है NH3 जो है वो हमारे पास बेसिक नेचर का है, यानी इसमें बेस होता है, और जो हमारे पास CO2 होता है ये हमारे पास होता है एसिडिक नेचर का। अब हमने देखा कि भाई बेस हमारे पास OH आयन रिलीज करेगा और एसिड हमारे पास H आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये बेस है, इसमें तो ना OH आयन है और ना ही ये इस एसिड में H आयन है, ये हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। तो आपको CO2 में कहीं पे भी H नजर आ रहा है तो इस मतलब H+ आयन तो रिलीज नहीं करेगा, और ना ही आपको NH3 में OH नजर आ रहा होगा तो मतलब ये भी OH आयन रिलीज नहीं करेगा। तो इसके थ्योरी के हिसाब से ये इन दोनों को बता नहीं पाए कि भाई ये एसिडिक नेचर का है या ये बेसिक नेचर का है। सही है। तो हम यहां लिख लेंगे कि इसकी जो आखिरी लिमिटेशन है कि भाई इट डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ NH3 and acidic nature of
CO2, और इस तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड है, यहाँ लिख देंगे एंड अदर सिंपलर कंपाउंड्स। ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं कि जिसमें OH आयन या H आयन रिलीज करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन वो एसिड या बेस होने की सलाहियत रखते हैं। सही है, ये थे हमारे पास आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे आके एंड हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे किसका, ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, अब जरा देखते हैं ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के हवाले से क्या था। सही है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया आर्हीनियस का। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या है भाई, जो H+ आयन रिलीज करे एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस क्या है उसके मुताबिक OH आयन आयन रिलीज करे एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड और लोरी दो साइंटिस्ट थे, दोनों दो केमिस्ट थे। एक डेनिश केमिस्ट था जो कि ब्रोंस्टेड, और इंग्लिश केमिस्ट जो कि लोरी। इन्होंने अपना जो ये कॉन्सेप्ट पेश किया, जो थ्योरी पेश की इन्होंने जो अपनी, वो पेश की 1923 में। क्या थ्योरी पेश की? इन्होंने कहा कि भाई एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। दैट क्या तो मैंने लिखा ही, दैट एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन, और बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। यहाँ पे मैंने प्रोटॉन के लिए H+ लिखा है। अब प्रोटॉन के लिए H+ लिखने का मेरा मतलब क्या है, हम H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन कैसे कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और मास नंबर भी क्या होता है 1। सही, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। यानी उसके पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इतना तो सबको पता है ना कि हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ऐसी बात है कि नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। अब जब इस पे प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आने का मतलब क्या, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लूज करने के बाद इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब जरा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद यहाँ सिर्फ क्या बचे, सिर्फ प्रोटॉन बचे। तो मतलब अगर मैं H+ को कहूं कि ये एक प्रोटॉन है तो कोई गलत बात थोड़ी है। सही है, तो यहाँ पे भी एक प्रोटॉन ही दिख रहा है, और H+, और ये जो प्रोटॉन है ये क्या है, ये है हमारे पास H+ है। सही है, H+ क्यों कहा कि भाई हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, और जब हाइड्रोजन में से पहले हाइड्रोजन था ना, H था, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें प्लस साइन आ गया, और यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो हम इसको क्या कहते हैं, H+ को प्रोटॉन कहते हैं हम। यानी जहां पे भी H+ का जिक्र आएगा हम क्या कहेंगे कि भाई ये प्रोटॉन की बात की जा रही है। अच्छा भाई, हम जरा यहाँ पे नजर डालें कि भाई एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल मैंने क्या लिखी है कि भाई जब एक HCl जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, H3O प्लस Cl माइनस। यानी HCl ने अपना H गवाया, HCl ने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया। प्रोटॉन को डोनेट करने का मतलब क्या, HCl जब H+ और Cl में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में, तो इसने अपना ये H+ यानी H+ क्यों क्या कहा हमने भी, प्रोटॉन। इसने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया, H2O को, और H2O से क्या बन गया, H3O+। यहां तक बात समझ आई? मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट किया और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो HCl मेरे पास क्या हो गया, एसिड हो गया, और H2O क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहां पे मैं लिख दूं कि ब्रोंस्टेड के हिसाब से, ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से, ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से जो एसिड है वो क्या है, यहां पे जो ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से एसिड है वो HCl है, और ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से यहां पे जो बेस है वो क्या है हमारे पास, H2O। सही है, H2O वाटर होता है। वाटर हमारे पास, वाटर एक ऐसा एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। वाटर हमारे पास ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वाटर हमारे पास एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है
कि उसमें एसिडिक एसिड के कैरेक्टर्स भी होते हैं और बेस के कैरेक्टर्स भी होते हैं, सही। तो कभी कभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी बेस की तरह बिहेव करता है। अच्छा, यहाँ पे ब्रोंशियड लोरी के हिसाब से एसिड कौन है, HCl, और ब्रोंशियड लोरी के हिसाब से बेस कौन है, H2O। यहाँ पे मैंने H2 ही लिख दिया, सही है। क्यों? क्योंकि HCl ने प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया, यानी H+ आयन को डोनेट किया, और H2O ने क्या किया, उस H+ आयन को एक्सेप्ट किया है, ले लिया है, पकड़ लिया है, सही है। अब जरा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, यहाँ पे आपको 2 एरो नजर आ रहे हैं, सही है, नजर आ रहे हैं, 2 एरो नजर आ रहे हैं, मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस किया कि अब इसमें आगे भी रिएक्शन जाते हैं और रिएक्शन पीछे भी आता है। अगर ये रिएक्शन आगे जा रहा है तो ये रिएक्शन पीछे भी आ रहा है, मतलब इससे ये भी बन रहा है और इससे ये भी बन रहा है। मैं आपको एक और चीज लिख के दे देता हूं यहाँ पे कि अगर ये रिएक्शन उल्टा भी आ रहा है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, जब 2 एरो है तो मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे अगर लिख दूं H3O प्लस Cl- से बन रहा है हमारे पास H2O प्लस HCl। तो क्या ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या है भाई? बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जरा मुझे बताओ, यहां पे तो हमने इसको पहले लिखा था, मतलब यहां से यहां जा रहा था और यहां से यहां आ रहा है। अब यहां पे इसको पहले लिखा, यहां से यहां जा रहा है और यहां से यहां आ रहा है। अब मुझे बताओ कि भाई H3O और यहां पे Cl- है। H3O ने जब H3O में से H हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? H2O बच जाएगा। मेरी बात को जरा गौर से समझो। यहां पे जब इस चीज से ये चीज बन रही है तो देखो प्रोटॉन किसने डोनेट किया और किसने एक्सेप्ट किया। यहां पे H3O ने अपना प्रोटॉन क्या किया? डोनेट किया, दिए, इसीलिए यहां पे ये क्या बन गया? H2O बन गया। और Cl- ने क्या किया? इस H+ को एक्सेप्ट किया। H3O ने H+ आयन को रिलीज किया, यानी डोनेट किया, तो H2O बन गया, और Cl- ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? HCl। अब जरा बताओ एसिड कौन है और बेस कौन है? तो इसका मतलब H3O+ क्या हो गया? एसिड हो गया, Cl- क्या हो गया? बेस हो गया। यही बात हमारे कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस में लगती है कि भाई ये जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इससे जो बनता है वो बनते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। यानी वहां पे हमारे पास एसिड क्या था? H3O+, तो ये H3O+ हमारे पास होता है कॉन्जुगेटेड एसिड, और Cl- फिर हमारे पास बन जाता है कॉन्जुगेटेड बेस। बात समझ आ रही है कि नहीं? कि भाई यहाँ पे हमारे पास एसिड क्या है? HCl और H2O, और H3O हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड, क्योंकि H3O में H+ आयन डोनेट करने की सलाहियत है और Cl- में H+ आयन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, तभी ये क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस है। यानी ये भी एक एसिड है और ये भी एक बेस है। तो यहाँ पे हम एक 2 चीजों की एडिशन और करते हैं कि भाई कॉन्जुगेटेड एसिड यहाँ पे हमारे पास कौन है? कॉन्जुगेटेड एसिड यहाँ पे हमारे पास है H3O+, और कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो हमारे पास है Cl-। यहां तक बात समझ आई कि नहीं है? इसी कॉन्जुगेटेड एसिड और इसी कॉन्जुगेटेड बेस पे आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड होते हैं और कॉन्जुगेटेड बेस, इन दोनों को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं भाई? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। इसी में सवाल है कि व्हाट आर कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स, सही है। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स क्या है? कि भाई कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर इज अ पेयर। ये एक पेयर होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है? किस चीज का पेयर होता है? इसमें कॉन्जुगेटेड एसिड होता है और दूसरा क्या होता है? एंड कॉन्जुगेटेड बेस। साथ में हमने इसमें ये भी बता दिया कि भाई कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। यहां देख रहे हो क्या नहीं? कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बना? H3O+ यहाँ पे क्या कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बना? जब इसने यहाँ पे
पहले तो ये क्या था H3O प्लस से पहले ये क्या था H2O था ना, तो जब इस H2O ने क्या किया प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तब ये क्या बन गया H3O प्लस। अब ये क्या बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड। तो कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनता है एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। H2O ने यहाँ पे क्या किया प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया उसके बाद जाके ये क्या बना कॉन्जुगेटेड एसिड। तो कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनता है एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, बाय बेस। सही है, पहले ये क्या था बेस था और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड। H2O पहले क्या था एक कॉन्जुगेटेड H2O पहले क्या था बेस था, H2O क्या है यहाँ पे बेस है और HCl क्या है यहाँ पे एसिड है। तो जब इसने HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बना हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड बना। H2O ने क्या किया HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, पहले H2O क्या था बेस था, अब ये क्या बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। यहाँ पे यही बात लिखी है कि भाई कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। सही है, बेस होता है ये पहले और जब ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को तो ये क्या बन जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। इसी तरीके से कॉन्जुगेटेड बेस का भी यहाँ पे लिखा है कि भाई फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग प्रोटॉन। पहले यहाँ पे देखो HCl क्या था एसिड था, अब यहाँ पे ये क्या बन गया कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। पहले एसिड था अब बेस बन गया। बेस क्यों बना है क्योंकि इसने H+ आयन को रिलीज किया है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि भाई कॉन्जुगेटेड बेस कैसे बनता है फॉर्म बाय डोनेटिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन को डोनेट करके बनता है बाय एसिड। सही है, एसिड होता है पहले ये क्या होता है एसिड होता है और ये अपने H आयन को रिलीज करके क्या बन जाता है कॉन्जुगेटेड बेस बन जाता है। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या है कुल मिला के कि भाई ये एक ऐसा पेयर है जिसमें हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड एसिड होता है और दूसरा कॉन्जुगेटेड बेस होता है, इनका पेयर कहलाता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनता है कॉन्जुगेटेड एसिड ऐसे बनता है कि भाई एक्सेप्टिंग प्रोटॉन कैसे, पहले बेस होता है, बेस क्या करता है जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बन जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाता है। और कॉन्जुगेटेड बेस कैसे बनता है बेस ऐसे बनता है कि भाई पहले एसिड होता है और वो अपने H+ आयन को रिलीज कर देता है यानी प्रोटॉन को डोनेट कर देता है और उससे बन जाता है कॉन्जुगेटेड बेस। सही है, यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई है कि भाई जब हमारे पास यहाँ पे ये इस लाइन में लिखी ये सारे एसिड है, ये सारे बेस है, ये कॉन्जुगेटेड बेस, ये कॉन्जुगेटेड एसिड। बारी बारी देखते हैं, जैसे HCl H2O के साथ यहाँ पे हमने देख लिया H2SO4 जब H2O के साथ करता है तो यहाँ पे बच जाता है HSO4 माइनस और ये अपना H+ आयन इसको दे देता है और बना लेता है H3O प्लस। तो यहाँ पे C बेस का मतलब कॉन्जुगेटेड बेस, C एसिड का मतलब कॉन्जुगेटेड एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है भाई कॉन्जुगेटेड एसिड H3O प्लस और कॉन्जुगेटेड बेस यानी HSO4 माइनस। सही है, इसी तरीके से CH3COOH एसिटिक एसिड होता है हमारे पास ये जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है CH3COO माइनस। सही है, तो ये CH3COO माइनस ये क्या है कॉन्जुगेटेड बेस और H3O प्लस वही कॉन्जुगेटेड एसिड। इसी तरीके से NH4 प्लस अमोनियम आयन जो कि H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेता है NH3 अमोनिया और H3O प्लस। ये NH3 क्या है हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस है। जैसे मैंने आपको आर्हेनियस के एलिमेंटेशन में बताया ना कि भाई NH3 क्या होता है बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है, लेकिन आर्हेनियस के हिसाब से उसका पता नहीं चलता कि भाई ये बेस किस तरह से है। इसमें पता चलता है कि भाई NH3 बेस कैसे है, बेस ऐसे है कि भाई इसने क्या किया है प्रोटॉन को लूज किया, सॉरी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है इसमें। यहां पे देखो ना, अगर मैं इस रिएक्शन को इसी वाले रिएक्शन को उल्टा करा दूं, इस वाले रिएक्शन को अगर मैं उल्टा करा दूं तो यहाँ पे H3O प्रोटॉन को रिलीज करेगा और NH3 उसको एक्सेप्ट करके ये चीज बन जाएगी। तो जब NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो जो चीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है बेस होती है। ये चीज हमें आर्हेनियस में पता नहीं चली थी। इसी तरीके से H2O जब Cn माइनस से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HCl जो कि कॉन्जुगेटेड बेस है और OH माइनस जो कि कॉन्जुगेटेड एसिड होता है। सही है, NH3 का यहाँ पे भी दिखाया गया है कि भाई HCl जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है
तो H जो है वो NH3 को मिल जाता है, तो NH3 क्या है, बेस है, क्योंकि NH3 H को एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो NH4 प्लस बना लेता है और Cl माइनस यहाँ पे आ जाता है। सही है, ये सारे पेयर अगर आप याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। सही है, याद कर लेना चाहिए, इसको MCQs में ये काम आएंगे। ये हमारे पास है ब्रोंस्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट। अब जरा आते हैं इसके लिमिटेशन पे। किस पे आते हैं भाई, लिमिटेशन पे, इसको नोट कर लीजिए। ब्रोंस्टेड-लोरी के लिमिटेशंस, ब्रोंस्टेड-लोरी के लिमिटेशन, कि भाई इसकी थ्योरी क्या क्या बता नहीं पाई। अच्छा भाई, ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी क्या है कि भाई एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन 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 अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस कि भाई दो ही लिमिटेशंस है इसकी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन the acidic nature of compounds having no tendency to donate a proton। जैसे एग्जाम्पल में हम इसके देख सकते हैं CO2, एक और एसिड होता है AlCl3, एक और एसिड होता है SO3। सही है, ये सारे हमारे पास वो एसिड है कि जिन बेचारों के पास H प्लस आयन डोनेट करने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कहीं पे भी H प्लस नहीं मिल रहा। CO2 भी एक एसिड है, यह बात आर्हेनियस भी नहीं बता पाया था इस CO2 वाले के बारे में कि भाई इसमें H प्लस तो है नहीं। तो हम यहाँ पे एसिड की किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो वो एसिड है। अब इसमें तो प्रोटॉन है ही नहीं, यानी H प्लस आयन है ही नहीं, तो इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सके। सही है, इसी तरीके से AlCl3 में भी H प्लस आयन नहीं है, SO3 में भी नहीं है। इस तरीके से और भी बहुत सारे एसिड है जिसमें इस तरह की कहानी नहीं है, और तो मतलब ब्रोंस्टेड-लोरी उनके बारे में नहीं बता पाया। इसी तरीके से इट कुड नॉट explain the basic nature of compounds having OH माइनस आयंस। ये उन बेसिस के बारे में बता नहीं पाया कि जिनके पास OH माइनस आयंस है। सही है, जैसे कि NaOH जिनके बारे में आर्हेनियस बता पाया था, जैसे कि KOH, जैसे कि CaOH2। तो इसकी थ्योरी में दूर दूर तक OH आयंस का कोई जिक्र नहीं है। तो मतलब ये उन बेसिस के बारे में बता नहीं पाया कि जिस बेसिस में OH आयंस होते हैं। सही है, ये दो इसकी लिमिटेशंस है। अब जरा आगे बढ़ते हैं लेविस थ्योरी पे। अच्छा भाई, अब आते हैं लेविस की थ्योरी एसिड और बेस के बारे में क्या थी। सही है, लेविस जैसे भी हमने दो थ्योरी के बारे में पढ़ा, एक में H प्लस और OH माइनस आयन के बारे में बात की जा रही थी, दूसरे में प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे थे। लेविस जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है। सही, लेविस क्या कहता है
कि भाई एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे, और जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन के पेयर को डोनेट करे, प्रोटॉन कह रहा सॉरी इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे। दोबारा सुनो, एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे। यहाँ पे लिखा अभी है एसिड इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे एग्जांपल लिखिए H+ और H- आयन जब मिलते हैं तो बनाते हैं H3O+ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल इसको समझा दूं कि भाई हाइड्रोजन में, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन में बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ तक बात समझ आ रही है, और अंदर एक प्रोटॉन होता है। अब चूंकि हाइड्रोजन पे प्लस साइन है, मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉन गायब है, इस तरह से सीन है, तो H+ पे के साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, OH- आयन के साथ। यहाँ पे अगर मैं आपको O का दिखाऊं, OH का, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब एटॉमिक नंबर होता है तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड एटम्स की बॉन्डिंग में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, ना कि अंदर के शेल वाले। बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, सही है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए। अब ये क्या है हमारे पास, OH है, OH- है, सही है। तो OH में होता है क्या है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, सही है। अब हाइड्रोजन की शेयरिंग में ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब होता ये है कि भाई इसमें होता ये है कि भाई हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, और ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, और ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, तो 2 ये, 2 ये, 2 ये, कितने हो गए, 8। लेविस की थ्योरी के मुताबिक, लेविस का एक और कॉन्सेप्ट भी है जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, वो कहता है कि भाई एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आखिरी शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। कितने रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। एक्सेप्शन सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है जो कि 2-2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने आखिरी शेल में। सही, आखिरी शेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 8 रखेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं, लेकिन जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद जब ये पेयर को डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा, तो यहां पे जो बनने वाला बॉन्ड होता है, यानी H+ और OH- के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, H+ ये H2O है, OH- नहीं है, ये H2O है। यहां पे गलत कर दिया मैंने, ये H2O है हमारे पास। H2O में क्या होता है, 2 H और 1 O, सही है। तो H+ जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो H+ और H2O के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है भाई, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग होती है। मेरी बात समझो, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ये करता क्या है, जब इसके पास H+ आयन आता है तो इससे इसका ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये H2O जो का मॉलिक्यूल जो है, H2O का मॉलिक्यूल जिसमें से ये जो ऑक्सीजन है, ये H+ आयन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर लेता है, और H+ आयन कुछ भी नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, जिसमें हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने भी दिया है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बल्कि कौन इलेक्ट्रॉन देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, ऑक्सीजन से आते हैं।
इसी तरीके से ये हो गई वन साइडेड शेयरिंग। यहाँ पे कौन सी शेयरिंग है? टू साइडेड शेयरिंग। जब वन साइडेड शेयरिंग से बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के दरमियान ना, ये बना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। अब जरा आओ मेरी बात पे कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का पेयर से मुराद ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दे दिया है। क्या कर दिया है? एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दे दिया है और इसने क्या किया है? ले लिया है। तो जिसने ले लिया है वो है एसिड और जिसने दे दिया है वो है बेस। जिसने ले लिया है वो है एसिड, जिसने ले लिया है वो है बेस। सही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल होती है हमारे पास NH3 प्लस BF3 की। सही है। NH3 जो कि हमारे पास एक बेस है, इसका अगर हम आपको दिखाएं तो इसका कुछ यूं सिचुएशन होती है कि अच्छा भाई, तो यहाँ पे NH3 और BF3 का जो एग्जांपल है वो कुछ यूं है कि भाई हमारे पास, मैं पहले आपको NH3 के मॉलिक्यूल दिखा देता हूं कि भाई किस तरह से बनता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 जब एटॉमिक नंबर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, यानी आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से NH3 की बात की जा रही है तो NH3 में क्या है? दूसरा हाइड्रोजन। क्या है भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब NH3 का मॉलिक्यूल बनता है तो हमने क्या कहा कि भाई हम बॉन्डिंग में सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन टोटल है। लेविस की वो केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी के मुताबिक क्या है भाई? आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। करता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन से बना लेता है, यानी एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, यानी ये 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में 2 साइडेड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, नाइट्रोजन भी शेयर करता है। मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रूल है, बाकी सब के लिए 8। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 2, बाकी सब के लिए 8। देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। यहाँ पे भी 2। और यहाँ पे अभी गिनो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 2 4 6 8। मतलब नाइट्रोजन को अभी दूसरा बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इसके पास आता है BF3, कौन आता है? BF3। BF3 में हमारे पास बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। सही है। अब देखो इसका मॉलिक्यूल कैसे बनता है कि भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। सही है। पहले शेल में 2 आते हैं, बाकी जो बचे वो दूसरे में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम बोरॉन के कौन से वाले इलेक्ट्रॉन देखेंगे? आखिरी शेल वाले, ना कि पहले शेल वाले। तो आखिरी शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। फ्लोरीन का अगर हम बनाए तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आते हैं, तो 2 और 8 10। बल्कि यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, कितने 9 है ना, तो 2 और यहाँ पे 7, 9 हो गए। सही है। तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस मॉलिक्यूल में हुआ क्या है कि भाई 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ तो इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, यानी फ्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 2, ये 3 4 5 6 और ये एक फ्लोरीन का ये, तो ये फ्लोरीन में 7। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। अब फ्लोरीन के भी 8, फ्लोरीन के क्या हो गए? 8 पूरे हो गए। अभी भी बेरियम के पास कितने कम है? ये 2 3 4, अपने 2 है, अपने 3 है और एक इसका शेयर किया तो 4 हो गए। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये एक और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने होते हैं?
7 इलेक्ट्रॉन। उन 7 में से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है बेरियम के साथ शेयर कर लेता है। अब दूसरे फ्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, लेकिन बेरियम के 8 पूरे अभी भी नहीं हुए। इसी तरीके से बेरियम तीसरे को भी फ्लोरीन के साथ शामिल कर लेता है। तीसरे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बॉन्डिंग भी फ्लोरीन के साथ करा के BF3 बनाता है। लेकिन अभी भी इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन कम है। बेरियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग में, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन बेरियम के पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये करता क्या है, ये NH3 जो होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, लोन पेयर जो है, जो कि जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ, वो इसको दे देता है। किसको दे देता है, बोरॉन को दे देता है, B यानी बोरॉन को दे देता है। फ्लोरीन जो BF3 का जो है बोरॉन उसको दे देता है। और यहां पे हमारे पास ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। B यानी बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, कितने बनाने थे, 8 बनाने थे। तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है। अब सिर्फ इसी ने दिया है तो यानी वन साइडेड शेयरिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयर किसने दिया है, NH3 ने दिया है। तो NH3 हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। और BF3 ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है। तो BF3 हमारे पास क्या हो गया, एसिड हो गया। सही है। ये जो बीच का एरो है ये इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। इसी तरीके से H+ यहाँ पे हमारे पास एसिड है और H2O यहाँ पे हमारे पास क्या बेस है। एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि भाई हमारे पास एक तो है H+, एक हमारे पास है H+, एक है हमारे पास Cn-। सही है। H+ हमेशा एसिड के तौर पे ही एक्ट करता है। सही है। तो यहाँ पे H+ और Cn- बनाते हैं HCN। सही है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन का पेयर Cn- डोनेट करता है। Cn- जो है इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की इजाफी है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास इजाफी मौजूद है। और प्लस चार्ज है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो Cn- यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया। और H+ यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एसिड हो गया। सही है। ये बातें हैं इन चीजों के बारे में। अब जरा इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस में क्या है कि भाई पहली तो बात इसलिए ये कही कि भाई जो यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो जब बॉन्ड बनता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी के बारे में ये नहीं बता पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इट कुड नॉट क्लैरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये शेप, मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में भी नहीं बता पाया। मॉलिक्यूल्स के शेप से मुराद यहाँ पे ये आना तो नहीं चाहिए था। ये तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ये चीज आनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों डाल दिए। इसकी केमिकल बॉन्डिंग की जो थ्योरी है वो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के बारे में बताती थी कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से पूरे कर देने चाहिए। सही है। और एक केमिकल मॉलिक्यूल का जो वो होता स्ट्रक्चर वो बता देता था, लेकिन मॉलिक्यूल का शेप नहीं बता पाया। इसके बाद फिर आती है वेस्पर थ्योरी, MOT जो होती है। सही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसी कुछ है, वो आप पढ़ोगे क्लास 11 में। सही है। तो इसके बाद जो थ्योरीज आती है उसमें मॉलिक्यूल्स के शेप भी बता देते हैं कि भाई मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, CH4 जो होता है हमारे पास मीथेन, इसका शेप कुछ यूं होता है कि भाई ये सही है। और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन लगे होते हैं।
सही है। तो इस तरीके से मीथेन का शेप होता है। तो ऐसे वाले शेप लेविस की थ्योरी बता नहीं पाई थी केमिकल बॉन्डिंग में। और आखिरी जो इसकी लिमिटेशन उन्होंने लिखी है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एडजेसेंट एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं कि हमारे पास होता है क्या है कि भाई H2O, बहुत सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, H2O हमारे पास क्या होता है H प्लस OH माइनस, OH माइनस H प्लस। यहाँ पे H प्लस OH माइनस, सही है। मैंने 3 मॉलिक्यूल बना दिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी पहले से अब आपस में बॉन्डिंग हो चुकी होती है। जैसे H प्लस की OH माइनस से बॉन्डिंग होके H2O बनाया हुआ होता है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल, ये देखो H पे प्लस चार्ज है और OH पे माइनस, तो ये प्लस और माइनस की आपस में अट्रैक्शन होती है। इधर भी OH पे माइनस, इधर H पे प्लस, ये प्लस माइनस की आपस में अट्रैक्शन होती है। इन अट्रैक्शन से बॉन्ड्स बनते हैं, जिन बॉन्ड्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड, लंदन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये इन किस्म की जो फोर्सेस होती है वो इधर बनती है कि भाई एक मॉलिक्यूल का जो एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स बनाता है। वो अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में भी लेविस बता नहीं पाया था, सही है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने तीनों थ्योरीज और एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स बनाएं, सही है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।